हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे जो बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से एक मुहावरे या लोकोक्तियाँ आपके बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। एक उसका अर्थ पर 1 नंबर मिलता है, जबकि 1 नंबर वाक्य प्रयोग पर मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक एक अंक जुटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और यहाँ तो 2 अंक की बात है। तो लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, तो हमारा पहला मुहावरा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अर्थात इसका अर्थ है कि अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि ज्ञान रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक कहना शुरू कर दिया, इसलिए सच ही कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब यह हुआ कि रतन ने अभी गायन गायन सीखा ही नहीं है और वो अपने स्वयं को बहुत बड़ा गायक कहना शुरू कर दिया है। तो इसका हो जाएगा अर्थ कि अधजल गगरी छलकत जाए, अर्थात अधूरा ज्ञान है और वो अपने को बहुत ही विद्वान समझने लगा। दूसरा हमारा लोकोक्तिया है कि अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि संजय किसी भी काम में दूसरों की ही सहायता अवश्य लेता है, उसे पता ही नहीं कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने हाथ से जो कार्य करता है वह स्वयं पर विश्वसनीय और उसका जो स्वयं द्वारा किया गया कार्य होता है वो अपने के लिए बहुत ही कल्याणकारी होता है। तो अपना हाथ ही जगन्नाथ होता है, अर्थात सभी व्यक्तियों को अपने हाथ से ही अपना काम करना चाहिए। तीसरा है लोकोक्तियाँ कि आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर परेशानी को आमंत्रण देना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि रवि और श्याम की लड़ाई तो पहले से हुई थी, लेकिन तुमने उन्हें क्यों छेड़ा, बेवजह ही परेशानी को आमंत्रण दे दिया। तुम पर यह युक्ति सही ही लागू होती है कि आ बैल मुझे मार। अर्थात कहा गया है कि यदि 2 व्यक्तियों की लड़ाई पहले से ही हुई है और उसमें कोई तीसरा व्यक्ति उस लड़ाई को इधर उधर छेड़ देता है तो वो बहुत ही परेशानी में पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर आ बैल मुझे मार की दशा उत्पन्न हो जाती है। तो अब हमारा चौथा वाक्य प्रयोग और लोकोक्तियाँ रहा कि आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई, विपरीत विपत्ति में बचाव का कोई मार्ग न सूझना। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ हो गया यह कि विपत्ति में बचाव का कोई मार्ग न सूझना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि केदारनाथ में यात्री जहां से गुजर रहे थे पीछे की भूमि खिसकती जा रही थी। यात्रियों की स्थिति तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई थी। अर्थात केदारनाथ में जब यात्री जहाँ से गुजर रहे थे गए थे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, तो केदारनाथ में यात्री जहाँ जा रहे थे वहाँ 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 पर प्राकृतिक आपदा हो गया था कि जहाँ जा रहे थे वहीं से भूमि खिसक जा रही थी। तो यहाँ पर यह स्थिति उत्पन्न हो गया था कि आगे कुआं और पीछे खाई। आगे जा रहे थे तभी भी मिट्टी खिसक जा रही थी और पीछे जा रहे थे तभी भी मिट्टी खिसक जा रही थी। अर्थात यहाँ पर आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अब हमारा पांचवा मुहावरा रहा कि आगे नाथ न पीछे पगहा। आगे नाथ न पीछे पगहा, कोई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी न होना। वाक्य प्रयोग इसका हो जाएगा कि बुढ़ापे में दादाजी की स्थिति आगे नाथ न पीछे पगहा वाली हो जाती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो इसकी स्थिति आगे नाथ न पीछे पगहा की वाली स्थिति हो जाती है। हमारा अब 6 नंबर वाक्य मुहावरा रहा कि आम के आम गुठलियों के दाम, द्वारा लाभ उठाना। इसका अर्थ हो जाएगा द्वारा लाभ उठाना और यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरा भी है लोकोक्तियाँ, जो बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा जा चुका है, जो लगातार 22, 20, 19, 17, 12, 10 में पूछा जा चुका है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आज ठेले वालों को मेला के कारण आम के आम गुठलियों के दाम भी मिले हैं। अर्थात कहीं किसी स्थान पर मेला लगा था, वहाँ पर ठेले वाले जो बाजार लगाए थे उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो गया, क्योंकि आम के आम और गुठलियों के दाम भी उन्हें मिल गए। 7वां है हमारा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका हो जाएगा हमारा अर्थ कि अपना दोष स्वीकार न कर उल्टा पूछने वाले पर ही आरोप लगाना। इसका हमारा अर्थ हो जाएगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि अपना दोष स्वीकार न कर उल्टा पूछने वाले पर ही आरोप लगाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि गलती सुरेश ने ही की थी,
जो गलती सुरेश ने ही की थी मगर वह दोष अपने पड़ोसी पर लगा रहा है। यहाँ तो सही कहा गया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अर्थात जो व्यक्ति गलती किया रहता है वह अपना आरोप स्वीकार न करके दूसरे व्यक्ति पर आरोप लगा रहा है, अर्थात उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। यहाँ पर यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 8वां हमारा रहा कि उद्योग का न लेना माधव को न देना। यहाँ पर उद्योग का न लेना माधव का न देना होगा। यहाँ पर को लिखा गया लेकिन कहा रहेगा उद्योग का न लेना न माधव का देना, माधव को देना। तो इसका हमारा अर्थ हो जाएगा कि स्पष्ट व्यवहार करना। यह भी इम्पोर्टेंट है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि तुम्हारी गलती छुपाने के लिए मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो उद्योग को न लेना माधव को न देना के पथ पर चलता हूं, या उद्योग को न देना माधव को उद्योग का न लेना माधव को न देना की नीति अपनाता हूं। यह भी हो जाएगा। उद्योग को न का लेना न माधव का देना का अर्थ हो जाएगा खुलकर कहना, स्पष्ट व्यवहार रखना है, अर्थात जो मन में विचार है उसको कह देना, कभी भी झूठ न बोलना। ये हो जाएगा। तो तुम्हारी गलती छुपाने के लिए मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं तो सदा सत्य बोलता हूं, ये भी हो जाएगा। अर्थात उद्योग को न लेना माधव को न देना के पद पर चलता हूं। चलिए अब 9th नंबर हम अपने लोकोक्तियां को देखते हैं। तो हमारा 9 नंबर रहा लोकोक्तियां कि 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि स्कूल में शिक्षक बच्चों को समझा रहे थे कि 1 और 1 11 होता है। अर्थात स्कूल में जो शिक्षक हैं वो बच्चों को समझा रहे हैं कि 1 और 1 हमारा 11 होता है, या एक हमारा वाक्य प्रयोग यह भी हो जाएगा कि एकता में शक्ति होती है। अर्थात 1 और 1 11 हो जाते हैं तो एक बहुत से व्यक्ति मिलकर किसी भी कार्य को या किसी भी मुसीबत में उभर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर 1 या 1 11 होने की स्थिति उत्पन्न होती है। 10वां हमारा रहा कि एक तो चोरी दूसरी सीनाजोरी, गलती करने पर भी उसे स्वीकार न करके विवाद करना। इसका अर्थ होता है एक तो चोरी दूसरी सीनाजोरी का कि गलती करने पर भी स्वीकार न करके विवाद करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि भीड़ में एक व्यक्ति ने मेरा सारा सामान गिरा दिया और लड़ने भी लगा। मेरा भाई बोला एक तो चोरी दूसरी सीनाजोरी, जो भीड़ बहुत थी उसमें मेरा सारा सामान गिरा दिया एक व्यक्ति और लड़ने भी लगा। तो मेरा भाई बोला कि एक तो चोरी ऊपर सीनाजोरी, और हमारा 11 नंबर रहा कि एक पंथ दो काज, अर्थात एक ही उपाय में दो कार्यों को करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मैं तो बैंक में पैसा जमा करने के लिए गया था जिसमें मेरे पुराने मित्र से भी भेंट हो गई। मेरे लिए तो यह एक पंथ दो काज हो गया। अर्थात एक पंथ दो काज का मतलब कि एक ही उपाय से दो कार्य को करना। अर्थात जब मैं बैंक गया था पैसा जमा करने तो उसमें मेरे मित्र से मुझसे भेंट हो गई, और यहाँ पर हमारा एक पंथ और दो काज हो गया। 12 नंबर हमारा रहा कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। अर्थात एक ही समय में दो दो विचारधाराओं का पालन नहीं हो सकता। वाक्य प्रयोग सास और बहू में तो जरा भी नहीं पटती, यहाँ एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। अर्थात जहाँ सास और बहू रहती हैं वहाँ एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अर्थात दोनों एक दूसरे के संग नहीं रह पाती, क्योंकि सास रहेगी तो बहू को न देखना चाहेगी और बहू रहेगी तो सास को देखना नहीं चाहती है। इस प्रकार दो तलवार में एक म्यान नहीं रह सकते। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न रहा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। दो असमान वस्तुओं का मेल नहीं होता। अर्थात मेरा मित्र अब बहुत अमीर हो चुका है या हो गया है, जब भी मिलने को सोचता हूँ, अर्थात जब भी मैं उससे मिलने को सोचता हूँ तो मन में यह बात आती है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अर्थात इसका अर्थ हो गया कि मेरा मित्र था जो अब बहुत अमीर हो चुका है, और जब भी मैं उससे मिलने के लिए सोचता हूँ तो मेरे मन में यह ख्याल आता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अर्थात वो तो मुझसे बहुत अमीर है और मैं कहाँ गरीब हूँ, इसलिए यहाँ पर कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली का मुहावरा उत्पन्न होता है। चलिए हमारा 14 नंबर प्रश्न रहा का बरखा। यहाँ पर का है का बरखा जब कृषि सुखाने। अर्थात उचित अवसर निकल जाने पर प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं होता। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि जब रोगी की मृत्यु हो गई तब डॉक्टर आए, बात वैसी ही है कि क्या बरखा जब कृषि सुखाने। अर्थात जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो डॉक्टर के आने से क्या फायदा है, अब तो वह पुनः जीवित नहीं हो सकता, इसलिए यह बात सही कहा गया है कि क्या बरखा जब कृषि सुखाने। अर्थात मृत्यु के बाद डॉक्टर के आने की कोई फायदा नहीं होता। 15 नंबर हमारा रहा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
अधिक परिश्रम करने पर भी वांछित फल न मिलना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि रानी की मौत का रहस्य जानने के लिए जासूस ने दिन रात मेहनत की पर कोई भी पता न चला, अर्थात खोदा पहाड़ निकली चुहिया हो गया। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ होता है कि अधिक परिश्रम की अपेक्षा कम लाभ या कम फल पाना। तो ये थे हमारे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे जो आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से आने की संभावना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे इस वीडियो में और भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिलेगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।